अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफ लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, कुछ हद तक कह ही सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 41। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आखिरकार माधवी शायद अब थोड़ी बहुत आरुषि को समझने लगी है, कोशिश कर रही है शायद, क्योंकि बिन कहे बातों को भी वो धीरे धीरे अब समझना स्टार्ट कर चुकी है। जैसे ही वो दोपहर से पहले सारा को लेके आती है, वो देखती है कि आरुषि बस गुमसुम सी बैठी है मायूसीपन से। वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं वो परेशान है। ऐसे अचानक जॉब चली गई है, फिर से जॉब ढूंढना कोई आसान बात तो थी नहीं। वो बहुत आसानी से समझ जाती है। वो समझाती है कि देखिए, अगर ऐसे में आपको नहीं मिलते हैं तो कोई दूसरा वे ढूंढ लीजिए। आप किसी ना किसी वे में आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मिल ही जाएगी। आप ऐसे परेशान मत होइए। कुछ हद तक आरुषि भी समझती है और उसके बाद वो फ्रेश वगैरह होके आते हैं। ये लोग खाना खाते हैं दोपहर के, और उसके बाद कुछ हद तक रेस्ट ले लेते हैं। आरुषि थोड़ी नींद में चली जाती है। वो नींद में पता नहीं एक ख्वाब देखने लगती है। बहुत बारिश हो रही थी। इतनी बारिश में पता नहीं वो बस चल रही थी। अब कहाँ जा रही है उसे कुछ नहीं पता है। बड़ी अजीब से हालात थे। बस चली जा रही थी। जो रास्ते है वो ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी। शायद उसके पीछे कोई तो भाग रहे थे, लेकिन वो रुकने की नाम नहीं ले रही थी। तभी मानो कि उसके कदम अचानक से रुक गए। वो पीछे मुड़ नहीं पा रही थी कि अचानक उसके सामने माधवी आती है। पहले उसे लगी कि शायद कोई साया है, लेकिन माधवी की चेहरा देख के वो एक टक माधवी को देखने लगती है। माधवी उसके करीब आने लगती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रही है, ये ख्वाब है कि क्या है। इतना करीब आती है कि दोनों के सांसें एक दूसरे को महसूस हो रहे थे। इतना करीब आने के बाद आरुषि चौंक हो जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। माधवी करीब आते आते सीधा उसकी होठ के करीब आते। दोनों की होठ बस लाजमी से एक दूसरे से टकराते हैं। बस उस होठों का एहसास उसे हकीकत में भी होती है। उसकी पूरी शरीर में ऐसे गूज़बम्स आ जाता है कि अचानक मानो उसके कुछ तो आभास हुई, कुछ हलचल से वो नींद से उठ के एकदम से बैठ जाती है, पूरी पसीने में लथपथ। दिल की धड़कनें तो मानो कि आपे से बाहर है। इतनी जोरों से धड़क रहे थे कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। शायद माधवी उस वक्त वॉशरूम में जब गई थी। वो वॉशरूम से जैसे ही बाहर होती है, उसकी नज़र सीधा जाती है बेड पर। जो आरुषि है वो गहरी सांस लेते हुए बस इधर उधर देख रही है। उसको थोड़ी अजीब लगती है। वो कंसर्न की वे में उसके पास जाती है। बस शोल्डर को छूने जाएगी उससे पहले ही आरुषि घबरा सी जाती है। अब वो एकदम से बोल पड़ती कि वो मैंने कुछ नहीं किया। वो आप ही एकदम से आ गई थी। मैं कुछ समझने से पहले आप पीछे हट गई। मुझे नहीं पता कि क्या हुई। माधवी तो दंग रह जाती है। ये आरुषि किस चीज़ के बारे में बात कर रही है? वो भला कब करीब आई और ये क्या क्या सीन है? वो तो बस बड़ी कंफ्यूज वाली नज़रों से आरुषि को देख रही थी। और तब तक कहीं ना कहीं 4:30 बज रहे थे। इधर माधवी के स्टूडेंट के आने के वक्त हो चुके थे। माधवी नोट करती है आरुषि पूरी तरह से पसीने में लथपथ थी। माधवी बोलती कि क्या क्या हो गई है आपको? ये क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या करीब आई? क्या क्या बोल क्या रही है आप? आपको पता भी है आप क्या क्या बोल रही है? आरुषि पहले खुद को देखती कि वो है कहाँ। फिर वो सोचती कि नहीं, वो तो बाहर थी, तेज़ बारिश हो रहे थे, घर पे थोड़ी ना बारिश होंगे, और यहाँ के सीन तो अलग ही है। तो वो थोड़ी सी पॉज हो जाती है। माधवी पूछती है कि क्या हुई आपको, बताइए तो सही। नहीं, वो कुछ नहीं। पर आपकी शक्ल देख के लग नहीं रही है। क्या तबीयत अचानक ख़राब हो गई? हम डॉक्टर के पास जाए क्या? नहीं नहीं, वो डॉक्टर के पास नहीं जानी है। वो मैं ठीक हूँ। वो बस सपना ही थी। क्या देखती रहती है आप सपने में? चलिए आप सो जाइए फिर से। आपको कुछ खानी है? चाय वगैरह दूँ मैं? नहीं, वो शायद आपकी स्टूडेंट आने की वक्त हो गई है। बाद में पी लूँगी। आप कंटिन्यू करें। उसके बाद माधवी वहाँ से चली आती। आरुषि खुद के गाल पे एक दो लगा देती आहिस्ता से।
क्या दिन में बड़ी बड़ी मैं सपने देख रही हूँ ऐसी, क्या बेहूदी हरकतें हैं। आरुषि, ये क्या सोच रही है तू? बहुत मुश्किल से कम घर पे रहने की जगह मिली, अब की बार ऐसा ना हो कि धक्के मार के घर से निकाले जाए। शर्म कर ले, कुछ भी देखती रहती है, बकवास। खुद ही बड़बड़ा कर वो फ़ोन हाथ में लेती है, कुछ स्क्रॉलिंग करती है, कुछ और जॉब में ट्राई करती है, अप्लाई वगैरह। और उसके बाद लगभग 5:30 बजे के आसपास काजल की कॉल आती है। वो रिसीव करती है और बोलती कि अब हेलो, कि क्या हो गई तेरी आवाज़ को? हाँ ठीक है तू? अरे हाँ यार ठीक हूँ, मैं सो के उठी हूँ, और ऐसे उठी हूँ कि क्या ही बोलूँ। क्या मतलब, कैसे उठी है? तू छोड़, बता। क्या बताऊँ मैं? क्या बताऊँ का क्या मतलब? कॉल तूने करी? नहीं, पहले तूने करी थी कॉल, मेरे पास तो एक मिस कॉल आए हुए थे, तभी मैं कॉल बैक करी। आरुषि को कुछ याद ही नहीं थी। वो बोलती कि अच्छा वो मुझे याद नहीं है। अच्छा, दिमाग कहाँ छोड़ के आई है तू? पता नहीं, वो तो सपने में ही अटकी हुई है। क्या? कौन सा सपना? तभी आरुषि मनी मन बोलती कि हे भगवान, ये क्या हो रही है मुझे? आरुषि, उस दिशा में नहीं जानी है। अब काजल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाद में बात करूँगी, तू रुक ज़रा, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। क्या हो गई है? तूने कुछ सपना देखी है? कुछ हुई है? तेरी आवाज़ से लग रही है कुछ तो हुई है। अरे कुछ नहीं, क्या अब बात की खाल निकालेगी क्या? टॉपिक चेंज करना, जब मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ तो बस चेंज कर। ओके ओके, काम डाउन, ठीक है चेंज कर देती हूँ। इतने भड़क क्यों रही है? अच्छा चल, अब कॉल कर ही लिया था तो एक बात बताऊँ? हाँ बोल। वो उसका कॉल आए थे। उसका? किसका? अरे एक ही ग्रुप में हमारे लड़के दोस्त एक ही है, एक्चुअली 2 है पर फिलहाल तो एक ही है। अच्छा वो, हाँ तो क्या हुआ? हाँ उसने कहा है कि फ़िलहाल उसके पास कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी है, अगर तेरे हिसाब से ठीक रहे तो तू देख सकती है। मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। अरुषि पर ठीक है, तुझे मदद नहीं चाहिए, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो मदद कहाँ कर रहा है? उसके हाथ में है कुछ अपॉर्चुनिटी, तो अगर तुझे ज़रूरत है तो क्यों नहीं यार, इसमें गलत क्या है? यार ठीक है, मैं बाद में बात कर लूँगी। अरे मैंने उसको तेरी नंबर दे दिया। क्या मतलब मेरी नंबर दे दिया? किससे पूछ के दिया तूने? अब मुझे लगे कि तुझे ज़रूरत हो सकती है जॉब की, और अगर उसके पास है तो वाई नॉट, दे दिया। अब कॉल कर ले तो उठा लियो, ठीक है चल मैं बाद में बात करती हूँ। और वो कुछ सुनेगी उससे पहले कॉल कट कर चुकी थी। आरुषि चुप से बैठ चुकी थी कि क्या मुसीबत है। वो बंदा इतना ढीठ है कि अगर वो एक बार पीछा लग जाए ना तो बस पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसी ही सीन थी। इधर देखते देखते माधवी की वो स्टूडेंट वगैरह सारे के सारे वो जैसे चले जाते हैं 6:30 बजे तक। उसके बाद माधवी आती है, वो देखती है आरुषि अब भी बैठी हुई है, लेकिन अब थोड़ी बहुत परेशान सी दिखाई दे रही थी। वो पूछती है कि सच में आपकी तबीयत ठीक है ना? देखिए हम डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर से बात क्यों करनी, बस थोड़ी सी शायद नींद पूरी नहीं हुई है, बात अजीब सी सपना देखी, उठ के बैठ गई तो शायद इसीलिए अजीब लग रही है, अदरवाइज़ मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए ठीक है, अगर आप इतनी बोल ही रही हैं तो क्या कर सकती हूँ, मैं चाय बना लेती हूँ। हाँ ठीक है। और जैसे ही माधवी किचन में जाती है तो कुछ चीज़ कमी थी किचन में, रसोई की चीज़ें जैसे कि पत्ती और कुछ दूध वगैरह, वो सारी चीज़ थोड़ी कम थे। अब उसे बाहर जाने थे तो वो आती है आरुषि के पास और बोलती है कि वो मैं थोड़ी बाहर से आती हूँ। बाहर से क्यों, क्या हुआ? नहीं वो मतलब थोड़ी सी चाय पत्ती और दूध की कमी है, वो लेके आती हूँ। अब मैं चली जाती हूँ ना? नहीं आप इस हालत में, देखिए उतनी तो चल ही सकती हूँ, और दुकान ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस घर के पास ही है, मैं ले आती हूँ, आप मत जाइए। वैसे सारा कहाँ है? वो आंटी के घर में। ठीक है मैं उसको साथ में लेके जाती हूँ। और यही बोलते हुए आरुषि वो निकल जाती है घर से। जैसे ही वो नीचे जाती है देखती है सारा वो आंटी अंकल के साथ बहुत मस्ती मजाक कर रहा है। सारा अपनी बड़ी को देख के एकदम से खड़ी हो जाती है। बड़ी आप कहीं पे जा रहे हो? हाँ बच्चा वो थोड़ी बाहर जा रहे हैं, आप जाना चाहेंगे? हाँ ना,
चलो चलो। तो वो सारा के साथ निकलती है। वो बहुत सारी बातें करते करते ये लोग निकलते हैं। जिस दुकान घर के पास थे अब वो दुकान बंद है, तो उसे अब शायद बाज़ार ही जानी पड़ेगी, जो घर से कुछ हद तक दूर में तो थी। अब वो क्या सोचती है, अब वापस लौट के जाने की कोई फ़ायदा थी नहीं, अब चाहिए तो चाहिए ही, तो बस चल पड़ती है सारा से बात करते करते। इधर देखते देखते वो बाज़ार तक पहुंच ही जाती है। वो बाज़ार से जैसे कि चाय की पत्ती, कुछ सब्ज़ी और जैसे चीज़ें चाहिए थे वो सारी चीज़ें वो ले लेती है। उसके बाद वो सारा को कुछ चॉकलेट वगैरह लेके देती है और वो घर की ओर बढ़ती है। आधे घंटे बीत चुके थे। माधवी परेशान हो चुकी थी कि घर के पास ही दुकान है जहाँ से आने में लगभग 5 से या 8 मिनट लगेंगे। आधे घंटे कहाँ गए है वो। अब वो कॉल करती है आरुषि के नंबर पर, लेकिन आरुषि की फ़ोन वाइब्रेशन में थी, उसे समझ ही नहीं आती है क्योंकि सारा से बात करते करते वो आ रही थी। और जैसे वो घर पहुँचती है देखती है माधवी गेट पर खड़ी है, अपनी दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड करके गुस्से वाली लुक लेकर। आरुषि थोड़ी सोचने में मजबूर हो जाती कि अब मैंने क्या किया। माधवी बोलती कि कहाँ गई थी आप? वो चाय पत्ती लाने। अच्छा, आपकी हाथ में पूरी की पूरी इतनी सारी सब्जी वगैरह है, आप बस चाय पत्ती लेने गई थी? नहीं, वो एक्चुअली दूध और चाय पत्ती ही लेने गई थी, लेकिन वो जो दुकान है घर के पास वो बंद थे, तो मैंने सोची कि कुछ ना चीज़ तो चाहिए ही, तो सीधा बाज़ार चले जाते हैं। तो सारा से बात करते करते तो भी भाई साहब जो माधवी एक कदम आगे बोलती कि देखिए, आपको जितना कहा जाता है ना करने के लिए, बस आप उतना ही किया कीजिए, उससे आगे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जितनी ज़्यादा आप आराम करेंगी उतनी ही जल्दी आप ठीक भी हो जाएंगी। आरुषि बोलती कि आज तो मैंने कौन सा क्या ही कर लिया, बस 10 मिनट ज़्यादा लग गए इसमें। आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाती और न जाने क्यों माधवी जब भी ऐसे थोड़ी बहुत गुस्से में आती है आरुषि बिल्कुल चुप हो जाती है, वो कुछ ही नहीं बोलती है। सारा तो बहुत खुश थी, वो चॉकलेट दिखाती है, आई देखो ना बडी ने मुझे कितना ज़्यादा चॉकलेट ले दिए हैं। और जब आपको पता है कि आपके पास फ़िलहाल जॉब नहीं है तो ये बेफिजूल के खर्चे किस किस बात की। देखिए माधवी जी, मैं मानती हूँ कि फ़िलहाल मेरे पास कोई जॉब नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे भी नहीं है। जितना ज़रूरत हो सकती है वो है मेरे पास, और जॉब तो ढूंढ ही लूँगी, उसकी फ़िक्र मत कीजिए। देखिए बात जॉब की नहीं है, मैं बस आपको ये बोल रही हूँ कि बेफिजूल के जो खर्चे हैं वो मत किया कीजिए। उसे हर दिन एक ना एक चीज़ आप खरीद के देंगे तो आदत बिगड़ जाएगी उसकी, और फिर हर दिन वो ज़िद करेगी। अब हर बार उसकी ज़िद थोड़ी ना पूरी करेंगी आप मैं कर सकती हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है। माधवी बस घूरने लगती है। आरुषि चुप से अंदर चली जाती है। वो जाके बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आजकल ये माधवी जी इतना गुस्सा क्यों कर रही है। गुस्से की कुछ अता पता है ही नहीं, पता नहीं कब आ जाता है, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं। अजीब ही सिचुएशन है, या चीज़ें ही बदल रहे हैं। वो शांत बैठ जाती है। माधवी सब्जी वगैरह रखने के बाद वो अच्छे से चाय बनाती है, कुछ स्नैक्स वगैरह भी वो लेके आई थी साथ में, तो वो देते हैं। देने के बाद बोलते हैं कि जितना कहूँ बस उतना ही किया कीजिए, तो इतनी बातें सुनने नहीं पड़ेंगे आपको, और आगे से ज़रूरत भी नहीं है आपको बाहर जाने की और ना ही मुझे रोकने की। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। और उसके बाद आरुषि फ़ोन जैसे ही देखती है तो देखती है माधवी की 3 कॉल आ चुके थे। तो वो बोलती है आपने कॉल किया? हाँ, क्योंकि 10 मिनट की जगह आप पूरे के पूरे 40 मिनट लगा के आए हैं। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो गई, कहीं आपकी तबीयत अचानक बिगड़ तो नहीं गई रास्ते में। उसी परेशानी में मैं कॉल कर रही थी, लेकिन आपने फ़ोन उठाया ही नहीं। वो एक्चुअली नहीं, उसके बाद जब मैंने तीसरी बार कॉल करी आपकी फ़ोन बिजी बता रहे थे। नहीं, मैं किसी से बात तो नहीं कर रही थी। अब मुझे क्या पता आप क्या कर रही थी। आरुषि देखती है कि माधवी की कॉल के साथ 2 अननोन नंबर से भी कॉल आए हुए थे सेम टाइम पे, तो वो समझ जाती है। वो बोलती कि नहीं, वो एक्चुअली शायद किसी नंबर से कॉल आ रहे थे, उसी वक्त आपका कॉल भी आए थे, तो वो बिज़ी बोल दिए शायद, आप ही जानिए। वो चली जाती है। वो उसी नंबर से जैसे ही फिर से कॉल आता है आरुषि रिसीव करती है, कान में लगाते हुए बोलती है, हेलो कौन हो भाई,
अरे आरुषि मैं हूँ यार। अरे तुम, क्या है? अरे क्या हुआ, इतनी भड़की हुई क्यों है तू? सब ठीक है? ठीक है। मतलब क्या कुछ बोलनी है? नहीं यार, बस हालचाल बता दे। वो मैंने नंबर लिया था तेरा वो काजल से। हाँ ठीक है। नंबर लेने के बाद तुरंत कॉल करने पड़ेंगे ऐसा कहीं पे लिखी तो नहीं है ना? अरे नहीं, मैं तो नंबर तो बहुत पहले लिया था सुबह, तो मैं सोचा कि अब तक शायद तू उठ गई होगी तो। हाँ ठीक है यार, मैं बाद में बात करती हूँ, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। आरुषि ज़्यादा उस वक्त बात करना नहीं चाहती थी तो वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वो चाय पीती है और इधर माधवी जो है वो किचन की कुछ काम वगैरह कर रही थी। अब डिनर भी तो बनानी थी, तो जो सब्जी लाई थी उसमें से ही वो कुछ सब्जी वगैरह वो तैयार कर रही थी डिनर के लिए। हाँ पकानी भी तो है। इधर सारा वो चॉकलेट भी खा रही थी, पूरे घर में इधर उधर भाग रही थी, कभी ये कर रही थी तो कभी वो। आरुषि थोड़ी देर के लिए फिर चाय वगैरह पीने के बाद फिर से वो थोड़ी देर आंखें बंद करके सोचने लगती है कि उसे फिर नींद आ जाती है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं होती है क्योंकि उसके मोबाइल पर फिर से कॉल आने लगते। अब की बार वो थोड़ी गुस्से में जैसी फ़ोन की ओर देखती है तो अब की बार दिया की कॉल थी। वो रिसीव करती है। दिया बोलती कि दी कैसी आप? हाँ मैं ठीक हूँ। घर पे सब ठीक है? हाँ दी सब ठीक है। क्या हुआ, कुछ परेशानी? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही पूछी। आप बहुत मन हो रही है आपको देखने की। मैं कल आ सकती हूँ क्या आपसे मिलने के लिए? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, ऐसे कि सोच सोच कर बोल रही हो? क्या हुआ, कुछ और बात है क्या? नहीं नहीं दी, वो बस ऐसे ही, बस सोच रही थी कि पता नहीं आप मना कर दो। नहीं मना क्यों करनी, अगर मिलनी है तो आ जाना। ठीक है दीप, मैं कल आ जाऊंगी। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दीप, फिर मैं रखती हूँ। पक्का और कोई बात नहीं है ना दिया? नहीं दी, और कोई बात नहीं है। चलो ठीक है। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी वो सोचती कि कुछ हद तक वो अगर माधवी की मदद कर दे तो। जैसे ही वो किचन में जाती है देखती है माधवी जो है वो बस बना रही है खाना। वैसे भी सब कुछ हो ही चुके थे ऑलमोस्ट, बस किचन की साफ सफाई और कुछ बर्तन जो धोने बाकी थे। कहीं ना कहीं आरुषि नोट करती है एक चीज़ कि माधवी को शायद कमर में दर्द थे, इतने थे कि वो जब उठ रही थी तो उसके मुंह से एक आह निकलती है, वो जो दर्द वाली होता है ना वो वाले। वो हर एक फेस एक्सप्रेशन को नोट करती है। तभी वो किचन में एंट्री करते हुए बोलती कि आप वो माधवी जी, वो मैं बोल रही हूँ जी, ज़रूरत नहीं है। अब उसने तो बातें कंप्लीट भी नहीं करी थी। वो बोलती कि क्या ज़रूरत नहीं है? आप यही बोलने वाले थे ना कि बचा हुआ काम आप खुद करेंगे। अब वो हाँ वो, हाँ तो मैं बस उसी बारे में बोली कि ज़रूरत नहीं है। आधे काम हो चुके हैं, बाकी बच्चे भी हो जाएगी थोड़ी देर में। आप जाइए और जाके आराम से बैठिए। नहीं वो शायद आपको बैक पेन है। माधवी थोड़ी चुप हो जाती है। इस बात से ये कंफर्म होती है कि सच में माधवी को बैक पेन है। तो आरुषि बोलती है कि देखिए थोड़ी थोड़ी काम तो करनी चाहिए ना, वैसे भी ज़्यादा है ही नहीं, बस थोड़ी सी साफ़ सफाई और बर्तन धोने हैं, मैं कर लूँगी। इतना तो कर ही सकती हूँ, आप मना तो मत कीजिए। पूरी दिन ऐसे बेड पे पड़ी ही रहती हूँ, मुझे अच्छी थोड़ी ना लगती है ऐसे। कहीं ना कहीं माधवी भी समझ रही थी, सच में ऐसे पूरा दिन बेड पे पड़ी रहना भला किसे पसंद होंगे। हाँ ऐसे घूमो फिरो वो बात अलग थी, लेकिन बेड पे ही पड़ी रहना इट्स बोरिंग सच में। तो वो हामी भर देती कि चलिए ठीक है, लेकिन वो वहाँ से हिलती नहीं है, वो पीछे ही खड़ी थी। आरुषि जैसी क्लीन करती है पहले वो बोलती कि ऐसे आप ऐसे सर के ऊपर ऐसे खड़ी रहेंगी तो मुझे तो लगेगी पता नहीं मैं क्या ही गलती कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको मदद चाहिए तो। अरे पर सब कुछ तो आपने कर ही लिया, बस थोड़ी सी बची है, मैं बस वो कर रही हूँ, आप भी ना हो गई वैसे। माधवी चली जाती है। उसको हंसी भी आ रही थी लेकिन वो कंट्रोल करती है क्योंकि आरुषि की ये हरकतें भी कुछ हद तक बदल चुके थे, क्योंकि अब वो माधवी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी थी। कहते हैं ना जब किसी को आप अपना मानने लगो
तो उसके बाद आपकी पूरी हालचाल, बर्ताव, सब कुछ बदल जाते हैं। शायद आरुषि की भी वही थी। माधवी जाके बैठती है, अब वो सारा को होमवर्क कराने लगती है। इधर जैसे ही आरुषि वो बर्तन वगैरह भी धो लेती है, उसके बाद वो आती है, वो देखती है कि माधवी जब सारा को ऐसे होमवर्क करा रही थी तब भी वो कई बार कमर में हाथ रख चुकी थी, जैसे कि बहुत दर्द हो रहे हो उसे। देखते देखते रात हो चुके थे। जैसे ही सारा को पढ़ा लेती है वो फिर खाना लगाती है। आरुषि भी खाती है। खाने के बाद माधवी उसे दवाई देती है कि ये दवाई ले लीजिए। वो दवाई लेती है। आरुषि बोलने लगती है कि अब तो मैं उठ भी सकती हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर अपनी बेड पे, वो इतना ही बोलती है। आगे माधवी बोलती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी भी देखा जाए तो आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, तो फ़िलहाल आप वहीं पर रुकिए। यहाँ से एकदम से उठेंगी तो हो सकता है कि आपको दर्द महसूस हो। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप बोल सकती है कि मैं और सारा, नहीं मैं ऐसी नहीं बोली, नहीं मैं तो आपके लिए बोली, पर मुझे ऐसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, मेरे लिए ठीक है सब। हाँ तो बस ठीक है, जैसा आपको सही लगे। एक्चुअली वो चाहती थी कि वो कहीं माधवी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वो इस कमरे में वापस अपनी बेड पे आ जाए, लेकिन अगर माधवी बोली है तो क्या करेगी, वो चुप हो जाती। इधर रात को जैसे ही वो जाती है सोने के लिए, थोड़ी देर बाद आती है माधवी। वो आते ही सोती है और सारा को पहले सुलाने लगती है। देखते देखते सारा सो जाती है। अब 11:30 बज चुके थे। अब 11:30 के बाद जो माधवी है वो इधर से उधर बस करवटें बदल रही थी। ऐसे लग रही थी कि सच में बहुत ज़्यादा दर्द है। वो दर्द शायद उसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। कभी वो इधर करवटें बदलती है तो कभी उधर। बहुत देर तक तो आरुषि ये सारी चीज़ देख रही थी। उसे अच्छी भी नहीं लगती है। अब वो बोलेगी कैसे, कुछ बोलेगी वो भी तो काफ़ी मुश्किल थी उसके लिए। बहुत देर तक तो वो चुप रहती है, शांत रहती है, लेकिन एक समय ऐसी आती कि अब उससे रहा नहीं जाती। वो उठ के बैठती है और बोलती कि अब वो माधवी जी। माधवी उसकी ओर पलटती है। जी कहिए, आपको कुछ चाहिए क्या? पानी चाहिए? नहीं वो मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मैं कुछ वो क्या? नहीं वो आपको कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ वो थोड़ी सी हो रहे हैं, लेकिन अचानक इतना दर्द पता नहीं। वो परसों एकदम से उठी थी शायद, तो पता नहीं ऐसी लगी कि कुछ तो हुई, कहीं पे तो मैं टकराई थी जिससे दर्द होने लगे थे। कल थोड़ा कम थे लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो बोलने चाहिए थे ना, मैं बाहर गई थी, डॉक्टर से बात करके दवाई ले आती। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत तो ऐसे होते ही है, बैक पेन, इस ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आपको कुछ चाहिए तो बोलिए आप। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो फिर परेशान मत होइए, आप सो जाइए। नहीं वो मैं ये बोल रही थी। क्या? वो बोलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन ये सोच भी रही थी कि पता नहीं माधवी क्या सोचेगी, कि वो थोड़ी मालिश या मूव वगैरह वहाँ पे दे दे तो शायद उसे रिलीफ फील होगी, लेकिन कैसे बोलेगी वो। माधवी कुछ ज़्यादा सोच लिया तो वो डर भी थी, थोड़ी ना कोई रिस्क लेना चाहती है, यही सोचकर वो चुप हो जाती है। माधवी समझ तो रही थी कि जैसे वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही है। वो देखती है अब प्रॉपर आरुषि की ओर और बोलती कि अगर आपको कुछ बतानी है तब बोल क्यों नहीं पाती हो ठीक से? नहीं वो बस ये वो मैं सोच रही थी। हाँ आप सोच रहे थे? नहीं वो मैं सोच रही थी। हाँ आप ही सोच रहे हो, क्या सोच रही हो वो तो बोलिए। नहीं वो मैं सोच रही थी कि अगर आपको इतनी पेन है कमर में तो वो बाम है, मैं थोड़ी सी मालिश कर देती हूँ तो शायद आपको ठीक लगे। भाई एक ही सांस में पूरी बात बोल दी उसने। अब माधवी पॉज हो जाती है, वो घूरने लगती है आरुषि को। आरुषि बोलती है कि देखिए वैसी कोई इंटेंशन है नहीं मेरी, बस वो आपको तकलीफ़ हो रही है और मैं नहीं देख सकती हूँ, वो मुझे तकलीफ़ होती है, मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए बोली। और कहीं आप गलत ना समझो, इसीलिए मैं नहीं बोल पा रही थी। आप शांत हो जाइए पहले।
वो सॉरी। देखिए, सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी कल देखते हैं। नहीं, ऐसे में आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, शायद आप प्रॉपर सो भी नहीं पाओगे। तो मैं अगर आप कहेंगी तो मैं दूसरी तरफ फेस करके। अब माधवी आगे क्या बोलेगी? आरुषि इतना तो समझ ही रही थी कि उसको तकलीफ हो रही है, वो प्रॉपर सो भी नहीं पा रही थी। आखिर में माधवी बोलती कि चलिए ठीक है। अब माधवी को भी पता थी कि ऐसे में आरुषि खुद भी ना सोने वाली है, तो आखिर में वो मान ही जाती है। आरुषि जो है उसके बेड के पास में ही वो टेबल के ड्रायर ओपन करती है, वहाँ से वो भांग लेती है। अब वो देखती है माधवी की ओर। माधवी बोलती कि क्या आप वैसे नहीं सोएंगी तो मैं कैसे दूंगी? तो माधवी वो दूसरी तरफ सो जाती है, थोड़ी सी पेट के ऊपर ही। तो अब पहनी हुई थी साड़ी, तो कमर में अगर वो थोड़ी बहुत मालिश करेगी तो कुछ हद तक पल्लू तो ऐसे हटानी ही पड़ेगी ना। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत थी, अब वो ऐसे ही बस देखती रहती है, ना वो कुछ बोल पाती है ना कुछ। थोड़ी देर में जैसी माधवी को एहसास होती है कि कोई हलचल नहीं है, तो वो साइड में जैसी पलट कर देखती है सर को। आरुषि साइड में बैठी हुई थी, वो बस इधर उधर देख रही थी। माधवी बोलती है कि क्या आखिर आप करना क्या चाहती है? नहीं, वो मैं मालिश तो करूँगी, लेकिन वो सारी थोड़ी सी। वो माधवी को समझ आती है, तो वो खुद ही सोचने लगती कि शायद नहीं बोलनी चाहिए थी। तो वो बस थोड़ी सी हटाती है, बोलती कि आप बस इतने में दे दीजिए, आप वो हो जाएंगे। आरुषि थोड़ी खिसकती है, खिसकते हुए कांपती हाथों में थोड़ी सी बाम लेते हुए और आहिस्ता से उसकी कमर में पहले तो वो लगाती है। वो पहली बार थी जैसे इधर माधवी की कमर में आरुषि की हाथ का छुअन का एहसास होती है। उसके पूरे शरीर में से मानो कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आरुषि तो बस डरते डरते कांपते कांपते अपनी हाथों से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे मालिश कर रही थी, दूसरी ओर देख के वो भी। तो माधवी को बहुत अजीब लग रही थी। वो जैसे तैसे मालिश तो कर ली थी, उसके बाद माधवी बोलती कि अब वो हो गई है, बस। आरुषि फटाक से हाथ हटा लेती है कि ठीक है, वो हो गई है, शायद आपको इससे अच्छी लगे, आप सो जाइए। और उसके बाद आरुषि फटाक से दूसरी तरफ फेस करके वो सोने लगती है। भाई साहब, तब भी उसके दिल के धड़कने काफ़ी तेज थे। वैसे भी सपना देखने के बाद तो उसके सीन अलग ही थे, लेकिन इधर माधवी को बहुत अजीब लग रही थी, पता नहीं क्यों। जैसे आरुषि दूसरी तरफ फेस करके सोई थी, तब भी माधवी उसी की तरफ देख रही थी एकटक। और जैसे ही आरुषि हलचल करती है, माधवी अपना फेस सारा की ओर कर लेती है। अब वो सारा को हक करके आंखें बंद कर लेती है। अब पता नहीं वो क्या सोच रही थी। देखते देखते वो रात बीत चुके थे। अगली मॉर्निंग आरुषि की नींद टूटती है। वो देखती है कि माधवी सोई हुई है, शायद थोड़ी अर्ली उठ गई थी। वो उठती है, अच्छे से फ्रेश होती है। हाँ, अब वो ज़्यादा ठीक है, चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं कर पाती, लेकिन उतनी भी दिक्कत नहीं होती है। वो उठती है, कुछ हद तक घर के काम करने के बाद अच्छे से ब्रेकफास्ट भी बना लेती है। तब तक माधवी उठती है। माधवी उठ के फ्रेश होके वो जैसे ही किचन में जाती है, सब कुछ पहले से तैयार, यहाँ तक के ब्रेकफास्ट भी। और तब तक 7 बज रहे थे। और जैसे ही वो साइड में देखते, आरुषि जो वो दूसरे साइड पे बैल्कनी के वहाँ खड़ी थी, बाहर की ओर एकटक देख रही थी। माधवी ठीक उसके पीछे जाती है। अब पीछे जाके वो बोलती है कि आप इतनी जल्दी उठ गए और ये सब क्यों किया? आरुषि थोड़ी घबरा सी जाती है अचानक से ऐसे माधवी की आवाज़। तो पीछे मुड़ के जैसे ही माधवी को देखते बोलती कि आप वो आप उठ गई? मैंने आपको डरा तो नहीं दी ना? नहीं, वो अचानक से। मैं ये बोल रही थी कि आपको ये सारे काम करने की क्या ज़रूरत थी? आप वो थोड़ी जल्दी मेरी आंखें खुल गई, आप सो रहे थे तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्या करूं, तो बस जो सामने थी वो कर ली।
हम आदमी क्या ही कर सकती है। वो कुछ नहीं बोलती है, वो सारा को उठाती है, उसे तैयार करती है, फिर ब्रेकफास्ट खाना लगाती है। ये तीनों बैठ के खाना खाती है और उसके बाद आरुषि माधवी को कहती कि वो मैं छोड़ के आऊँ। माधवी अब मना नहीं करती है, शायद यही ठीक होगी, थोड़ी हद तक वो बाहर टहल लेगी, कहीं ना कहीं उसके लिए भी सही थी। वो बोलती है कि ठीक है लेकिन जल्दी आ जाइएगा। हाँ जल्दी आ जाऊँगी। वहाँ से वो सारा को लेके निकलती है, स्कूल छोड़ती है और वापस वो पैदल चलती हुई आ जाती है। और जब आती है तब तक माधवी कुछ और काम कर रही थी। वो आंटी जी भी आए हुए थे, बातचीत कर रहे थे यहाँ पर। ये लोग तो चल ही रहे थे, लेकिन आरुषि जैसी घर पे आती है थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर दिया आती है। दिया आते वक्त अपने साथ ढेर सारी फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी और जैसी वो आती इधर माधवी से मिलती है, वो माधवी को हक करती है आते ही। आरुषि ये समझ रही थी कि इन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है। शायद ये उन दिनों है जब वो हॉस्पिटल एडमिट थी, तो वो समझ रही थी। और जैसे ही माधवी दिया के लिए कुछ बनाने जाती है किचन में, चाय वगैरह, इधर दिया बैठती है बेड पर आरुषि के बगल में। वैसे दी एक बात कहूँ? हाँ बोलो। वैसे वो बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छी है मतलब? वो माधवी जी वो बहुत अच्छी है, आपकी बहुत अच्छे से ध्यान रखी है। इससे पहले भी मैं 1-2 बार आई हूँ, पर जितनी बार भी आई हूँ मैंने अपनी आंखों से देखी वो किस तरह से एक बच्ची की तरह आपकी ध्यान रख रही है। और सच कहूँ, नो डाउट कि आपने खुद के लिए एक परफेक्ट पार्टनर चुनी है। शी इज़ परफेक्ट, बहुत अच्छी है। आरुषि वो दिया की ओर देखती है कि अचानक वो अपनी नज़रों को झुका लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दरवाजे पर माधवी आ चुकी थी। हाँ, जैसे ही माधवी एंटर करती है, दिया देख के थोड़ी चौंक जाती है। वो भी समझ चुकी थी कि माधवी जी ने बात सुन ली है, लेकिन माधवी की कोई रिएक्शन थी ही नहीं, नॉर्मल थी। आरुषि मन ही मन बोलती कि पता नहीं, ऐसे माहौल में वो अचानक प्रकट हो जाती है, जो चीज़ उनको सुननी नहीं है वो सुन लेती है। क्या आरुषि, जितनी सोचती हूँ कि मुझसे गलतियाँ नहीं हो, उतनी ही ज़्यादा गलती हो रहा है। वो तो चुप ही थी। इधर माधवी भी बैठती है और वो दिया से बहुत सारी बातें करने लगती है। दिया भी बातों बातों में आरुषि के बारे में बहुत सारी बातें वहाँ पे उठ जाती है। कितनी नटखट है आरुषि, वो इतनी मस्त है ना, जिंदा दिल हंसती हंसाती। ऐसे ही दिन बीत जाते थे उसके, घर में भी वैसे ही होते थे। तो कई कई ऐसे इंसिडेंट्स भी बताते हैं जिससे कहीं ना कहीं माधवी की हंसी छूट जाती है। ये पहली बार थी, शायद पहली दफ़ा कि माधवी इस तरह से खुलकर हंस रही थी। आरुषि की आंखें वहीं पर थम सी जाती है, वो माधवी की हंसी पर खो सी जाती है। कुछ क्षण दिया भी अपनी दी और माधवी को एकटक देख रही थी। कभी वो अपनी दी को देखती है तो कभी माधवी जी को, इधर उधर। हर थोड़ी देर में माधवी ऐसे हंस देती है आरुषि की बात पर। वो कहीं ना कहीं उसे वो बात भी बताती है कि किस तरह से स्कूटी पे दोनों जा रहे थे घर की ओर। बीच सड़क पर वो स्कूटी रोक कर आरुषि माधवी को पास्ता की रेसिपी बता रही थी। वो सीन सुनने के बाद माधवी थोड़ी हंसती भी है और उसे बुरी भी लगती कि ऐसा तो नहीं करने चाहिए थे। लेकिन वो भी बोलती कि पर मैंने इनको कही थी कि आप फ्री हो कि बिजी। उन्होंने कही है कि वो फ्री है, तो अगर सामने वाला इंसान कहे कि वो फ्री है तो मुझे क्या लगे कि मुझे तो बस सारा के लिए पास्ता बनानी थी। हाँ, तो बस यही सोचिए। और एक बात कहूँ, आपकी भेजी हुई लड्डू, ये बात जैसे वो बोलने लगती है आरुषि फटाक से आती है और दिया के मुंह पे हाथ रख लेती है और घूरते हुए देखती है कि क्या मतलब हरकत है ये, मतलब सारी बातें तो यहाँ पे आके बोलने के लिए आई है क्या? मतलब हद ना हो गई तेरी, अब चुप करेगी? अरे पर तभी माधवी बोलती कि क्या हो गया, आप बोलने तो दीजिए, हाथ हटाइए उसके मुंह से, हटाइए। तभी आरुषि हाथ हटा लेती है। दिया लंबी सांस लेते हुए बोलती कि बाप रे बाप, ऐसे आप हरकतें ऐसे कर रहे हो जैसे कि पता नहीं मैं आपके खिलाफ क्या ही बोल रही हूँ। अच्छी बात है, आपने क्या क्या कांड किया बस वही तो बता रही हूँ। आपको पता भी है आपके हाथ की लड्डू दी को कितना पसंद है, वो लड्डू लेकर कितनी लड़ाई हुई हमारे बीच।
वो लड्डू वो अपनी कबर्ड में रख दिए थे, दे ही नहीं रहे थे, वो भी लॉक करके। आज तक दी ने ऐसी किसी भी चीज़ की कोई भी लॉक नहीं लगाई थी, लेकिन पहली बार आपके लड्डू मिलने के बाद ना आपकी लड्डू को लॉक करके रखे थे इन्होंने। मुझे एक भी नहीं दिया, हाँ दिए थे शायद, लेकिन फिर लॉक कर दिया। माधवी सुनती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अच्छी भी लग रही थी, और ऐसे नोक झोंक वाले सिचुएशन उसे बहुत अच्छी भी लगती है और सही भी लगती है इस सिचुएशन में। देखते देखते वक्त बीत जाता है। अब लाने थे सारा को, तभी आरुषि बोलती है कि अब वो सारा को लाने भी जानी है, अब मैं लेके आती हूँ। दिया तू लंच तक रुक जा, मैं लेके आती हूँ। तभी दिया बोलती है कि मैं लेके आऊँ? वैसे सारा की स्कूल मुझे भी पता है। तुझे कैसे पता? बस पता है, वो वाला स्कूल वही है ना? हाँ, बट तुझे कैसे पता? बस पता है, बोली ना मैं लेके आती हूँ। स्कूटी तो लेके आई मैं जाऊँ? तभी आरुषि चुप थी। माधवी बोलती कि ठीक है फिर तुम लेके आओ। ठीक है। वहाँ से दिया निकल जाती है, वो एक आँख मार के चली जाती है आरुषि को। आरुषि के मन में अलग ही डर थी कि कहीं माधवी कुछ बुरा ना सोचे, उसे बुरी ना लगे किसी भी चीज़ की। जैसी दिया जाती है उधर माधवी उठ के जाने लगती है कि आरुषि बोलती कि वो माधवी जी, वो दिया थोड़ी मस्तीखोर है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल देती है फ्लो में, आप किसी भी बात की कोई। तभी माधवी बोलती है आपको ऐसा क्यों लगती है कि आपकी हर बातों में, हर चीज़ में मुझे किसी ना किसी चीज़ में बुरी लग सकती है? पर लग भी सकती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी हरकत से या बात से आपको बुरी लगे, वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं हुई है, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो मैं आगे से खुद ही बोल दूँगी। आप अपनी दिमाग इतना आगे मत चलाइए, और अगर आपको लड्डू खानी है तो आप मुझसे बोल सकती हो, मैं बना दूँगी। वो नहीं, वो फ़िलहाल नहीं, जब आपको ठीक लगे तो आप बना सकती हैं। डायरेक्टली तब भी नहीं बोलती वो। माधवी मुड़ जाती है, वो जाने लगती, लेकिन उसके चेहरे पर एक बेहद ही खूबसूरत सी स्माइल थी। तो आज कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। जानेंगे कि आगे एपिसोड में क्या होते हैं। अब नोक झोंक भरी रिश्ता क्या प्यार की रिश्ते में तब्दील होंगी, जानेंगे आगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर ऑल, टाटा।